नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री पद से पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दे दिया और पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। पशुपति पारस ने कहा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस गुट जो है वो आरजेडी के संपर्क में और पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि इसका ऐलान आज नहीं किया गया। एलजेपी ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा सीट भी मांगी है। मैंने आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं। तो पारस के इस्तीफे पर बीजेपी की तरफ से बयान आया। पारस हमारे लिए सम्माननीय है। बीजेपी ये कह रही है कि भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन हमारे लिए वो सम्माननीय है। उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होगी। बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। पारस के इस्तीफे पर बीजेपी की तरफ से ये बयान इस वक्त आप देखें कि माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है। उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन करती है। युवाओं को हर दल के अंदर में अच्छे नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और ये मौका मिलेगा। पूरी जानकारी हम भी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि पूरे देश और पूरे बिहार में मोदी जी की लहर है। सब चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। देखिए, पुराने जनरेशन के बाद नए जनरेशन को उनका आशीर्वाद मिलता है। पुराने का भी सम्मान, नए का भी स्वागत, ये वातावरण बननी चाहिए। तो पशुपति कुमार पारस के मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद सियासत अब इस पर तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली हालत पशुपति पारस की हो चुकी है। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि उनके जाने से कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पशुपति कुमार पारस की हालत भी वैसी है। एनडीए में पशुपति कुमार पारस को बहुत सम्मान दिया गया, केंद्रीय मंत्री तक बनाया गया, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है। अति महत्वाकांक्षा की बीमारी जिसे लग जाती है, उसका ऐसा ही हाल होता है। देखिए, उनको सम्मान तो काफी मिला था। तो सीटों का बंटवारा होने के बाद एनडीए का जोश इस वक्त हाई है और पटना पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सभी सीट पर जीत दर्ज करेगी। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन बताए कि क्यों नहीं सीट शेयरिंग अब तक हो पाई है। वहीं पशुपति पारस के मामले में सम्राट ने चुप्पी साध ली। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई। अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीतें। तो एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद मंगल पांडे पटना पहुंचे। मंगल पांडे ने दावा किया कि एनडीए इस बार 400 के पार सीट जीतेगी। पशुपति पारस पर वो कुछ भी बोलने से हालांकि बचते हुए नजर आए। आज बोल दीजिए सर, आज बोल दीजिए। कितना पार? 400 पार। पशुपति पारस लगातार नाराज चल रहे हैं। तो कैसे मनाइएगा? और देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी लड़ सकती हैं चुनाव। ये इस वक्त बड़ी खबर आती हुई शांभवी चौधरी लड़ सकती हैं चुनाव। चिराग गुट में वो शामिल हो सकती हैं। जमुई सीट से चुनावी मैदान में संभवतः वो हो सकती हैं। एलजेपीआर को जमुई सीट मिली हुई है। अशोक चौधरी के दामाद संपर्क कर रहे हैं।
शांभवी चौधरी की शादी किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल के साथ हुई है और शायन कुणाल इसे लेकर अब संपर्क में भी हैं और लगातार चिराग पासवान से संपर्क में वो बने हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई जिसमें बताया जा रहा है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में हाथ आजमाती हुई नजर आ सकती हैं और वो भी जमुई सीट से। एलजेपीआर को ये जमुई सीट मिली हुई है। कल सीटों का बंटवारा हुआ, सीट शेयरिंग हुई और एनडीए में जो जमुई की सीट है वो एलजेपीआर के पास गई है। अशोक चौधरी के दामाद लगातार अब संपर्क में है चिराग पासवान के और संभवतः ये माना जा रहा है कि शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं वो जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इसे लेकर अशोक चौधरी की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में हो सकता है। किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल के साथ शांभवी चौधरी की शादी हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और सियासत से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे इस शादी समारोह में भी मौजूद थे। और अब शांभवी चौधरी को लेकर एक बड़ी खबर आती हुई कि सियासत में अब शादी हो गया, अभी क्या करेंगे तो कुणाल साहब ने जाने, हमारा उसमें क्या है। अब ब्याह बेटी का जब हम ब्याह कर दिए कुणाल साहब के यहाँ, तो ये निर्णय तो कुणाल साहब को करना है ना कि बाल बच्चा को राजनीति में लाना है नहीं लाना है। तो मेरी जवाबदेही नहीं ना है। हमारे कहने पर ना वो लड़ सकती है और मेरे मना करने पर ना वो रुक सकती है। तो अब जो कुणाल साहब का ना निर्णय होगा इसमें। अगर आपकी बेटी को अगर चिराग पासवान अपने पार्टी से लड़ाना चाहते हैं जमुई, तो आपको इतना नहीं, तो हमको अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई अब तो जो भी फैसला चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर अगर करेगा कोई तो वो है कुणाल, जो कि उनके दामाद हैं। हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीता, जरा ये बताइए, अशोक चौधरी तो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए, लेकिन शांभवी की चर्चा की शुरुआत हुई है तो कोई बड़ा आधार भी इसके पीछे होगा। विभागत सूत्रों की हम माने तो खुद अशोक चौधरी जमुई सीट से तैयारी कर रहे थे पिछले कई से, और फिलहाल जो उनकी बेटी है शांभवी चौधरी, उनके पति यानी किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल पिछले कई दिनों से चिराग पासवान के संपर्क में है, लगातार उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और पिछला 2 दिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग के लिए हो चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उस दौरान लगातार शायन कुणाल चिराग पासवान के सामने उनके समक्ष देखे गए। और चर्चा इसीलिए ये की जा रही है क्योंकि जमुई सीट से पहले से ही अशोक चौधरी तैयारी कर रहे थे। जमुई सीट चिराग पासवान के पाले में चली गई है क्योंकि पहले से ही उनकी वो सीट रही है। चिराग पासवान जमुई से सांसद है वर्तमान में, हालांकि इस बार वो चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। ऐसे में जमुई सीट और समस्तीपुर सीट, 2 सीट उनके बहनोई अरुण भारती के लिए भी तय की जा रही थी कि दोनों में से एक सीट पर उनके बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जमुई सीट पर इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, जो शायन कुणाल की पत्नी है, किशोर कुणाल की बहू है, वो जमुई से चुनाव लड़ सकती है और एलजेपीआर यानी चिराग गुट में वो शामिल हो सकती है। और उसी के मद्देनजर जो तैयारी एलजेपीआर की तरफ से कहीं कोई जानकारी साझा की जा रही है, किसी तरह की कोई विचार विमर्श वाली बात सामने आ रही है? एलजेपी सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि शांभवी चौधरी का जो नाम है वो जमुई सीट पर बार बार प्रमुखता से बताया जा रहा है। वहां से उनकी तैयारी की जा रही है, उनके नामों को वहां रखा जा रहा है। उनके पति शायन कुणाल लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है। अशोक चौधरी भी जमुई सीट से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जमुई से अगर चिराग गुट की हम बात करें तो संजय पासवान का भी नाम सामने आ रहा है और उनके बहनोई अरुण भारती का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक आने वाले दिनों में चिराग गुट की होने वाली है और संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय होगा कि आखिर किस प्रत्याशी को जमुई से चुनाव लड़ाया जाए। क्या जमुई से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे या फिर अरुण भारती जो उनके बहनोई है वो चुनाव लड़ेंगे या फिर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चर्चा यही है कि शांभवी चौधरी चिराग गुट में शामिल हो सकती है और जमुई से वो चुनाव लड़ सकती है क्योंकि जमुई सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिली है।
विनीता, चूंकि बार बार अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई अब कोई भी फैसला जो बेटी के भविष्य से जुड़ा होगा, चाहे वो राजनीति में आने से हो या दूसरे किसी क्षेत्र की बात हो, अब जो भी फैसला होगा या तो दामाद कुणाल करेंगे या फिर ससुराल वाले करेंगे। बिल्कुल विभा, और वही देखा भी जा रहा है। शांभवी चौधरी के जो पति हैं शायन कुणाल, पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार चिराग पासवान के आवास जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। जब चिराग पासवान प्रेस को संबोधित कर रहे हैं उस वक्त भी शायन कुणाल वहां। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वनीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मंत्री अशोक चौधरी ने चुनाव लड़ने की जानकारी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी ही नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि उनके दामाद ही सारी बात बता सकते हैं। शादी हो गया, अभी क्या करेंगे तो कुणाल साहब ने जाने, हमारा उसमें क्या है। अब ब्याह बेटी का जब हम ब्याह कर दिए कुणाल साहब के यहाँ, तो ये निर्णय तो कुणाल साहब को करना है ना कि बाल बच्चा को राजनीति में लाना है नहीं लाना है। तो मेरी जवाबदेही नहीं ना है। हमारे कहने पर ना वो लड़ सकती है और मेरे मना करने पर ना वो रुक सकती है। तो अब जो कुणाल साहब का ना निर्णय होगा इसमें। अगर आपकी बेटी को अगर चिराग पासवान अपने पार्टी से लड़ाना चाहते हैं जमुई, तो आपको इतना नहीं, तो हमको सीएम साहब से पूछना पड़ेगा। Schedule of the Lok Sabha poll, we'll do it in 7 days. भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। तो बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था वो तय हो गया और वो फाइनल होकर आंकड़ों के जरिए सामने भी आ चुका है। लेकिन अभी इंडिया अलायंस में ये पेंच फंसा हुआ है। बिहार की 40 सीटों का मुद्दा अब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में हालांकि चर्चा जारी है और सूत्र ये बताते हैं कि अगले 24 घंटे में सीटों की घोषणा की जाएगी। आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर अब फाइनल चर्चा जो इस वक्त शुरू हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने आरजेडी को सूची भी भेजी है, जिसमें औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, वाल्मीकिनगर, सासाराम, पश्चिम चंपारण, नवादा और पूर्णिया सीट पर आरजेडी को फैसला करना है। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी सीट पर भी चर्चा इस वक्त जारी है। तो देखिए, बिहार में एनडीए में भले ही सीटों का पेंच सुलझ गया हो, लेकिन 40 सीट पर अभी इंडिया अलायंस के बीच ये उलझन बरकरार है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सहयोगी दलों की फाइनल राउंड की बातचीत होने वाली है, जिसके बाद सीटों का ऐलान संभवतः किया जाएगा। इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो आधारभूत अंतर है ये समझना पड़ेगा। एनडीए में एक व्यक्ति कहता है, सब सुनता है। इंडिया गठबंधन में सब आपस में मिलजुल कर बात करते हैं, सब एक दूसरे की सुनते हैं। तो जहां एक व्यक्ति कहता है और सब सुनता है, वहां सीट शेयरिंग में इतनी देरी हुई। यहाँ तो सब लोगों की बातें सुननी है, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन समय से ही हो जाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, कल इसका ऐलान कर दिया गया। लेकिन ऐलान के साथ ही जो सहयोगी दलों की नाराजगी है वो भी दिख रही है। पशुपति पारस जी के साथ धोखा हुआ है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मतलब निकल जाता है तो पहचानते नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना है। एक जीतने वाला गठबंधन तैयार हुआ है, जीतने वाला संख्या तय किया गया है कि सभी दल मिलकर 40 का 40 सीट एनडीए का बिहार में हम लोग कैसे जीते। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, अभी तक इस पर उनकी बातचीत तय नहीं हो पाई है। उनमें आपस में ही नूरा कुश्ती चल रही है और उनको मालूम भी है कि जीतने के लिए तो लड़ना नहीं है, वो चुनाव हारने के लिए ही वो मैदान में है। एनडीए गठबंधन में सब कुछ समय पर हो गया। सभी दलों में अपने अपने जो हम लोगों का जो घटक दल थे, बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया। वही आप देख रहे हैं कि ईडी गठबंधन में किस तरह से तमाशा हो रहा है। कहने के लिए वो कह रहे हैं कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं।
वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा जो इस वक्त खूब चल रही है और अटकलें ये भी हैं कि रोहिणी आचार्य सारण सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती है, जिसके बाद फिर लालू फैमिली पर परिवारवाद का आरोप लगना भी अब शुरू हो गया। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा है कि लालू परिवार हमेशा पहले अपने परिवार का पेट भरता है। पूरे बिहार में एक मरमरिंग हो गया है कि बिहार में एनडीए के अलावा जो भी लोग हैं सब लोग केवल अपने परिवार को आरक्षण देते हैं। मीडिया में कहते हैं कि हम जो है समाज को आरक्षण देते हैं, हम सभी समाज को लेकर चलने का काम करते हैं, हम A to Z की बात करते हैं, माई बाप के, लेकिन वो कभी उसकी बात नहीं करते हैं। उसकी गहराई में जाइएगा तो आज उनका बेटा लड़ेगा, कल उनकी बेटी लड़ेगी, उनका भाई लड़ेगा, उनका दामाद लड़ेगा, उनके परिवार के एक एक लोग लड़ेंगे, जान लीजिए, क्योंकि पहले उनका पेट भर जाएगा, उसके बाद लोग को बुलाएं खाना खाने के लिए, नहीं तो लोग भूखा रह के तमाशा देखता रहे। गया लोकसभा चुनाव से इस बार हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं और इस बार एनडीए ने हम पार्टी को ये एक सीट दी है। गया सीट से मांझी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। क्या गया की जनता मांझी की नैया को पार लगाएगी? आखिर गया की जनता के मन में क्या है? लोगों का मिजाज न्यूज 18 ने जाना। ज्यादातर लोगों ने मोदी फैक्टर होने की बात कही है और जीतन राम मांझी की जीत को सुनिश्चित बताया। गया लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में एनडीए ने भी अपनी सीट शेयरिंग कर लिया है। गया लोकसभा की बात करें तो गया में हम पार्टी को एक सीट मिला है और बताया जाता है कि इसमें हम के जो सुप्रीमो है जीतन राम मांझी वो खुद वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या जीतन राम मांझी जो है अपने नैया को बचा पाएंगे? ऐसे में हम चौपाल के माध्यम से गया गांधी मैदान पहुंचे और यहाँ पर कई लोग हैं, विभिन्न समाज के लोग हैं वहां पर बैठे हुए, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इस बार जीतन राम मांझी यहाँ से लड़ने वाले हैं, क्या अपना नैया बचा पाएंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, और इस बार अगले बार भी थे और इस बार भी हैं, बट उस समय अलायंस नहीं थे बीजेपी से। अभी इस बार लगता है कि बीजेपी से अलायंस है तो सीट निकल पाएगी। क्या लगता है कि मोदी फैक्टर है कि ये मोदी फैक्टर के वजह से ही वो निकलेंगे, ये गारंटी। अगर वो मोदी फैक्टर में नहीं रहते, भाजपा में नहीं रहते तो क्या लगता है? चांस कम था, 50-50। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। आप क्या कुछ कहेंगे जो कि मांझी जी अब इस बार सांसद से लड़ रहे हैं? मोदी फैक्टर, बीजेपी और जीतन राम जी खुद भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं, तो सब चीज एडेड है। तो इधर बीजेपी मोदी जी और इसके अलावा अलायंस इनके साथ और साथ में खुद भी अच्छे कैंडिडेट। मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से रहते हैं, विद इन 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं, उनको हम बुलाएंगे, बताएंगे कि हमारी जो खेल कूद की जो यहाँ मतलब व्यवस्था है वो बहुत खराब है और हम लोग युवा हैं, खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं, परिवार के लिए खेलते हैं, दोस्त के लिए खेलते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इस बार जो है हमारे मतलब शहर में खेल कूद पे और जो जाम की समस्या है उस पर ध्यान दें। देखिए, काफी लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो है काफी मार्जिन से वो वोट से जीतेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? हम तो बस कहना इतना ही चाहेंगे कि मांझी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार चला है, तो गया की जनता के लिए खुश नसीबी है कि अगर फिर से वो आ जाए और गया का उत्थान के लिए कुछ करे। क्या नाम है? रवि भरानी। मोदी फैक्टर होगा इस बार या फिर जीतन मांझी के नाम पर वोट मिलेगा? मोदी फैक्टर तो शुरू से रहा है। बीजेपी एनडीए अलायंस के साथ ये बिहार में गया का जो सीट है वो हर समय एनडीए को मिला है। आज तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी की ये सीट रिजर्व्ड सीट मानी जाती है और यहाँ से हर कोई जो है, जो भी कैंडिडेट खड़ा है, उसका एक बहुत अच्छा जो है प्रेजेंस रहता है यहाँ से। हाँ, मोदी फैक्टर तो है, इसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं। मोदी जी के नाम पर तो वोट उनको मिलेगा ही। अच्छा, इन्होंने तो अपना सीट शेयरिंग कर लिया। महागठबंधन तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, कल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो पब्लिक जो है मोदी जी को देख के, सेंट्रल का चुनाव है तो मोदी जी को देख के वोट देगा। देखिए, ये रवि कुमार थे जो अभी हम मौजूद थे गांधी मैदान में और कई तबके के लोग तो यहाँ पर उन्होंने से बात किया और मोदी फैक्टर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि गया जो है लगातार आरक्षित सीट रहा है। अब देखने वाली बात हो कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अब किन को गया के सांसद के तौर पर चुना जाएगा। एलोनली न्यूज 18 गया। तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और वोटिंग को लेकर पहली बार वोटिंग कराने वाले इन नए गर्ल्स मतदाताओं में काफी उत्साह है। ये पूर्णिया कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं जिनका कहना है कि ये पहली
बार वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोगों के लिए पहली बार लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व इनके लिए होगा और वे लोग ऐसी सरकार को चुनना चाहेंगे जो लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दें, रोजगार को बढ़ावा दें, लड़की की सुरक्षा का ख्याल रखें। इन लड़कियों ने कहा कि देश में वैसी सरकार बने जो देश को विकसित राष्ट्र बनाए। छात्राओं से बातचीत की संवाददाता कुमार प्रवीण। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव की बिगुल बज चुकी है। इस बार पहली बार बड़ी तादाद में नए वोटर लोकतंत्र में वोट डालेंगे और हमारे साथ यहाँ पूर्णिया कॉलेज में कई लड़कियां भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा खुशी जायसवाल नाम है। मैं वोटिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड क्योंकि पहली बार मुझे अपनी सरकार को चुनने का मौका मिला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। आपका नाम? कोमल कुमारी है। पहली बार वोटिंग करेंगे आप भी? यस सर। कितना उत्साह है? मुझे अच्छा लग रहा है, इस बार दूंगी मैं। अच्छी सरकार होगी। कैसी सरकार होनी चाहिए? ऐसी सरकार होना चाहिए कि एक लड़की के लिए अच्छा ये दे सके। आपका नाम? सृष्टि कुमारी। क्या कहेंगे, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है हमारे बिहार में, वो बेरोजगारी ना रहे और ऐसा एजुकेशन का व्यवस्था हो ताकि हर स्टूडेंट गरीब भी पढ़ के अच्छे एजुकेशन पाके अपना रोजगार पा सके। हम लोग का पढ़ाई लिखाई हर चीज़ जॉब वॉब सब चीज़ में सक्सेस मिले, वैसे सरकार चुननी चाहिए जो गर्ल्स पे ज़्यादा प्रोवाइड करे, आगे बढ़ाए, बिहार की लड़कियों लोग को आगे बढ़ाए, जो कि पूरे देश में नाम हो कि हाँ बिहार की लड़कियां कुछ कर सकती है। क्या है आजकल लड़कियां काफी आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में। क्या वोटिंग में भी लड़कियां आगे रहेगी इस बार? यस सर, बिल्कुल भी, क्योंकि अभी के टाइम पे जब 2024 की बात है तो अभी संसद में भी लड़कियों को ज्यादा महत्व दिया गया, उनको भी सीट मिल गया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है अभी प्रारंभिक जो सरकार है, प्रारंभिक सरकार के दौर में लड़कियों को भी बहुत वैल्यू दिया गया है, उनको भी बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया गया। तो हम यही चाहेंगे जो भी लड़की या लड़का हो पढ़ने लिखने में आगे जाए, उनको पहले मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, इस बार पहली बार वोटिंग कर रही है। यस। क्या मुद्दा होगा? तो मुद्दा तो यही पढ़ाई लिखाई के बारे में मुद्दा होगा, लेकिन यहाँ रोजगार के बारे में भी बात हो रहा है कि छात्रों को रोजगार दिया जाए। हम ऐसे सरकार को चुनना चाहेंगे जो रोजगार के अवसर प्रदान करे सबको। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। शिक्षक बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई को रिमांड पर तो बीपीएससी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ठोस सबूत उपलब्ध कराए। बीपीएससी का यह भी कहना है कि अब तक की ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर लीक की पुष्टि ही नहीं हुई है। बीपीएससी ने दोनों ही पालियों में परीक्षा से पहले लीक के सबूत मांगे हैं। बीपीएससी का कहना है कि बिना ठोस साक्ष्य के आयोग परीक्षा को रद्द नहीं करेगा। गोपालगंज में पैसे के विवाद में दंपत्ति समेत 4 लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के मनी छापर गांव की है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि विदेश भेजने के नाम पर पैसे की धोखाधड़ी किए जाने को लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान पूर्व डीलर राकेश प्रसाद और उनकी पत्नी उर्मिला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बचाने पहुंचे 2 अन्य लोगों को भी जख्मी किया गया। पुलिस ने इस मामले को लेकर जख्मी राकेश प्रसाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ई गईनी हमसे बुला के उहे लो ले गइल ओकरा बाद में तो गाड़ी उड़ी मने दे दिया ना। हम बॉडी मार मारल हम गनी छोड़ावे तो हमरो को 3 गो बेटा दाब के मरला हस। आ जे घर के गेल ओकरा के मर सके के कपार फूटल बा के ये रिश्तेदार पहाड़पुर के जो नाम का लड़का उनका ससुर को लाए। हम ना जाने कि ये भी लोग वहाँ पर है। हम चले गए, वहाँ पर बैठे, एजेंट से बात हुआ था। एजेंट से हम बोले कि 1 महीने का वीजा क्यों भेजा, पूरा लड़का संग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।